हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, यहाँ पर हम फिजिक्स का सैम्पल पेपर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11th सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 1। तो 1 बाई 1 हम सारे डाउट्स यहाँ पे बच्चों के लेंगे। इसके पहले हमने बच्चों के क्वेश्चन पेपर करने को दिया था। अब जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं बच्चों से, वो हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ ली होंगी। पहला क्वेश्चन, विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन। तो यहां पर बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें इक्वल डायमेंशन नहीं है, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया गया है, कुछ तो हम जानते ही हैं कि इक्वल डायमेंशन होती है, जैसे इलास्टिसिटी, मॉडुलस एंड प्रेशर, इनकी डायमेंशन क्या होती है? इक्वल होती है। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन इक्वल होती है। देखिए, फोर्स एंड इम्पल्स की डायमेंशन कभी इक्वल नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले ही अलग अलग हैं, है ना, और फॉर्मूले सामने से अलग अलग दिखते हैं। इसलिए फोर्स और इम्पल्स की डायमेंशन कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, राइट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप बात करें, दो क्वांटिटीज यहाँ पे हैं, एक फोर्स है एंड इम्पल्स है। तो फोर्स का डायरेक्टली नोटेशन बेटा फोर्स ही होता है। एंड यू नो बेटा, जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है, इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू इम्पैक्ट टाइम। अब जब इसमें फोर्स में ही टाइम का मल्टीप्लाई हुआ है, तो कभी भी दोनों की डायमेंशन सेम नहीं हो सकती हैं, राइट। हाँ, क्योंकि फोर्स में ही यहाँ पे टाइम का मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसलिए इनकी डायमेंशन किसी भी हालत में सेम नहीं हो सकते हैं। चलिए, देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि द इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव कैन बी गिवन बाई y इज इक्वल टू 15 साइन 660 पाई टी माइनस 0.02 पाई एक्स सेंटीमीटर। अब आपसे बोला जा रहा है कि बताइए फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव क्या होगी, ठीक है ना। तो ये सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेव का इक्वेशन होता है, मतलब वेव चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले मैं आपको वेव का डिस्प्लेसमेंट फॉर्म बता दूं। यहाँ पे आप लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ वेव। तो जब मैं आपको एक वेव पढ़ाऊंगा, प्रोग्रेसिव वेव पढ़ाऊंगा, उस समय इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा। आपको एज इट इज इसको याद करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये होता है बेटा वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ओके, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर। अब यहां पर इस इक्वेशन को देखिए आप, y इज इक्वल टू 15 साइन, अच्छा इसको थोड़ा इसको ओमेगा की वैल्यू जान लीजिए आप। ओमेगा की वैल्यू बेटा नोट कर लीजिए, 2 पाई एफ होती है। ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई एफ। क्यों होता है? क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टी को क्या बोल देते हैं बेटा? एफ बोल देते हैं। तो ये बन जाता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, राइट। तो वाई इज इक्वल टू ए साइन, ओमेगा की जगह पुट कर दीजिए 2 पाई एफ इंटू टी माइनस के एक्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे 2 पाई एफ टी माइनस के एक्स। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, आपके पास जो क्वेश्चन है उस पे देखिए। तो क्या दिया? y इक्वल टू 15 साइन 660 पाई टी। तो यहाँ पे लिखा है y इक्वल टू 15 साइन 660 पाई टी एंड माइनस कितने x दिया गया है? माइनस 0.02 पाई एक्स, माइनस 0.02 पाई एक्स। आपको क्या चाहिए बेटा? फ्रीक्वेंसी पूछी गई इस क्वेश्चन में। आपसे पूछा गया है द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव कैन बी गिवन बाय दिस। फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई कि इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मेन आपका फ्रीक्वेंसी का टर्म है, मतलब आपको एफ चाहिए है। तो बेटा देखिए, यहाँ पे टी का कोफिशिएंट कौन है? 2 पाई एफ। और यहाँ पे टी का कोफिशिएंट कौन है? 660। तो यानी कि 2 पाई एफ किससे इक्वेट हो जाएगा? 660 से, राइट। सो एफ इक्वल्स टू, सॉरी 660 पाई से, पाई भी है मल्टीप्लाई में, पाई से पाई कैंसिल हो गया। नाउ एफ इक्वल टू 660 डिवाइडेड बाई 2। सो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी बेटा? 330। नोट कर लीजिए, ये होता है वेव का इक्वेशन।
y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहलाता है। ओके, ए क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है, वेव का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मींस कोई वेव कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है, इसको हम उस वेव का एम्पलीट्यूड बोलते हैं, राइट। सो मेन ये फॉर्मूला है बच्चों, जिससे ये फॉर्मूला बन जाएगा, उसको ये सब कुछ क्वेश्चन बन जाएगा। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये मेन फॉर्मूला नोट कर लें आप लोग। क्लियर? देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स डज नॉट रिप्रेजेंट अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, इसमें से कौन सा डायग्राम स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है, बताइए देख करके। चार ऑप्शंस हैं, बताइए कौन सा डायग्राम स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है। हम्म, तो बिल्कुल सही बच्चों ने जवाब दिया यहाँ पे। थर्ड जो डायग्राम है बेटा, इसमें जो थर्ड डायग्राम है, इसमें ये स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है स्ट्रीमलाइन फ्लो की प्रॉपर्टी। ये देखिए थर्ड ऑप्शन इज नॉट अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्यों? ये देखिए, ये यहाँ पर ये एक स्ट्रीमलाइन है, यहाँ पर एक स्ट्रीमलाइन है, और ये स्ट्रीमलाइन कैंसिल कर रही है। तो आप जानते हैं कि कभी भी दो स्ट्रीमलाइन आपस में कैंसिल नहीं कर सकती हैं। ओके, क्योंकि उनकी सबकी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है और अपने प्रीवियस ओन पाथ को ट्रेस आउट करते हैं। तो द फॉलोइंग डायग्राम इज डज नॉट रिप्रेजेंट अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन। ओके, अब स्ट्रीमलाइन होती क्या है? अ स्ट्रीमलाइन कैन बी अ स्ट्रेट और कर्व एंड टेंजेंट टू विच गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। देखिए, यदि यदि मान लीजिए कोई ऐसी स्ट्रीमलाइन जा रही है, राइट, तो इसके किसी भी पॉइंट पर आप यदि टेंजेंट खींच देंगे, तो आपको फ्लूइड की डायरेक्शन मिल जाएगी कि उस पॉइंट पर फ्लूइड कैसे जा रहा है, राइट। एस टू स्ट्रीमलाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, द गिवन डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट ए स्ट्रीमलाइन। अगर दो स्ट्रीमलाइन एक पॉइंट पर क्रॉस करती, तो देखिए क्या हो जाता, तो इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन बन जाती, मतलब फ्लूइड दो वेलोसिटी में ट्रेवल करता है, v1 और v2। क्लियर? क्योंकि दो स्ट्रीम लाइन है, तो क्रॉस पॉइंट पर दो डायरेक्शन बन जाएंगी, बट प्रैक्टिकली एक फ्लूइड का पॉइंट दो डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर सकता। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? सो दैट्स वाई टू स्ट्रीम लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो दो स्ट्रीम लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, और अगर वो इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं है। तो ये एक स्ट्रीम लाइन फ्लो है, ए भी है, बी भी है, डी भी है, राइट, बट ये सी वाला नहीं है ऑप्शन। चलिए नोट कर ले। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों, बहुत फेमस क्वेश्चन है। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ गिवन बाई। ठीक है ना? तो यहां पर आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑर्बिटिंग जो अर्थ में है, तो बताइए कौन सा है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही। तो आप जानते ही होंगे, हमने आपको पहले भी कराया है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है बच्चों, ऑर्बिटल स्पीड v इज इक्वल्स टू कितनी होती है? अंडर रूट जी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। और जो सैटेलाइट की एस्केप वेलोसिटी होती है, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू टाइम्स जी एंड रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, तो इसलिए हम लिखते हैं कि एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर है? यस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। v इज इक्वल टू जी अंडर रूट जी आर ई, और जहाँ पे g की वैल्यू क्या होती है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। क्लियर? यस। अब यदि हम ऑर्बिटल स्पीड के डेरिवेशन की बात करें, ऑर्बिटल स्पीड के अंदर हम डेरिवेशन की बात करें, तो ऑर्बिटल स्पीड का डेरिवेशन आता है अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। ओके, यस। तो अगर अर्थ के क्लोज की बात कर रहे हो आप, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, सो एच इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई, सो वी इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर ई। यदि मैंने यहाँ पे स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई आर ई का कर दिया, आर ई का नीचे कर दिया, तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू आर ई, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई। क्लियर है? तो एक छोटा सा डेरिवेशन यहाँ पर दिया हुआ है, किस तरीके से ये फॉर्मूला स्मॉल जी के टर्म्स में आता है, राइट। एंड ये ऑर्बिटल वेलोसिटी तो आपको पता ही है, नोट कर लें इसको।
सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट इट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन हाइड्रोजन एंड इन ऑक्सीजन। तो ये साउंड वेव का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट एसटीपी। तो एसटीपी पर आपको साउंड की वेलोसिटी का रेशियो चाहिए है। तो बच्चों मैं आपको साउंड की वेलोसिटी का फार्मूला बता देता हूँ। साउंड की वेलोसिटी का फार्मूला लिख लीजिए। ओके, साउंड वेव का प्रोपोगेशन एक एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। सो लिख लीजिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस, ओके, गामा आर टी बाई एम। गामा क्या होता है? रेशियो होता है सीपी बाई सीवी का, ठीक है। यस, सो गामा आर टी बाई एम ये होता है स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस का फॉर्मूला। बिल्कुल कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट। ओके, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। ओके, सो बच्चों स्पीड ऑफ साउंड इन गैस के लिए फॉर्मूला गामा आर टी बाई एम। तो इस केस में देखिए यहाँ पर गामा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्योंकि गैसेस बदल रही हैं, दो गैसेस हैं यहाँ पे, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, तो इनके मॉलिक्यूलर मास अलग अलग होंगे, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास पे ही डिपेंडेंसी यहाँ पे होगी। तो यदि देखा जाए तो वी एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमें दो गैसेस दी गई हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। सो क्या बनेगा बेटा रेशियो से? वी हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई वी ऑक्सीजन, क्योंकि जो हमसे रेशियो पूछा गया है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का पूछा गया है। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए ये रेशियो क्या बन जाएगा बेटा? √m ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई √m हाइड्रोजन। क्यों ऐसा बना? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इधर हाइड्रोजन ऊपर है तो राइट साइड में नीचे जाएगा, और जो लेफ्ट में नीचे है वो ऊपर जाएगा। क्लियर है बच्चों? रेशियो का रूल ऐसे ही बनता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ऊपर नीचे हो जाता है, डायरेक्टली का सामने सामने। सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आप लोग जानते हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 32। ओके, मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 32, सॉरी गलत बोल गया यहाँ पे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऑक्सीजन गैस O2 होती है। तो ऑक्सीजन गैस O2 के एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? 32। एंड हाइड्रोजन गैस H2 होती है। तो हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? 2। क्योंकि ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, तो दो का हो जाएगा 16 AMU। हालांकि ये 1 मोल होती है तो ग्राम में चलता है, 32 ग्राम। एंड हियर इट इज 2 ग्राम। बेटा इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 9 कितना बचेगा रूट के अंदर? 16। सो आंसर विल बी 4:1, बिकॉज इसका रेशियो 4 बना जाएगा और 16 का √4 आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी 4:1। ठीक है, नोट कर लें। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट लैंड्स on an aircraft carrier at 63 meter per second. What is the acceleration in meter square if it stops in 2.0 सेकेंड? अगर ये 2 सेकेंड में रुक जाता है तो ये इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? मतलब वैसे तो रुक रहा है तो डीएक्सेलेशन होगा, तो आंसर जो भी होना चाहिए वो माइनस में आएगा। तो ये आंसर तो वैसे रिजेक्ट हो गया, बी वाला। अब इन तीन में से आपके पास में आपको करेक्ट आंसर बताना है कि अगर जेट 2 सेकेंड में रुक रहा है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलिए। चलिए सॉल्व करके बताइए इसका आंसर। देखिए बच्चों तो यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, इस पे ये जेट आ रहा है। जब ये जेट लैंड हुआ है तो इसकी स्पीड कितनी बोली गई है यहाँ पे? 63 मीटर पर सेकेंड। और फाइनली जा करके बेटा ये रेस्ट पे आ गया है, तो रेस्ट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और यहाँ तक आने के लिए इसको 2 सेकेंड का वक्त लगा है। तो सो सिंपल, एक्सलेशन के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगा दीजिए। सो v इक्वल टू 0, u इक्वल टू 63, एक्सलेशन पता करना है एंड टाइम इक्वल टू 2। तो -63 इक्वल्स टू 2a। सो a इक्वल्स टू -63/2। आंसर a इक्वल्स टू -31.5
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज बच्चों, ये आपका एक्सलेशन बन जाएगा। क्लियर, नोट कर लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इफ द मास ऑफ द अर्थ इज 80 टाइम्स दैट ऑफ मून। ये देखिए, इफ द मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स दैट ऑफ मून, ठीक ना, मतलब आप लिख सकते हैं कि मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 80 टाइम्स मास ऑफ मून, ठीक, एंड इट्स डायमीटर इज डबल दैट ऑफ मून। मतलब ये कह लीजिए कि जब डायमीटर ऑफ अर्थ है दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ मून। तो डायमीटर ऑफ अर्थ क्या लिख सकते हो आप? इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ मून। 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ मून, ठीक है ना। अब आपको कहा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून। ध्यान से देखिए, वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून। तो जी का जो यूनिवर्सली अप्लाइड फॉर्मूला होता है किसी भी सरफेस पे, दैट इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो आपको मून के लिए निकालना है, तो जी मून इक्वल्स टू जी कैपिटल इंटू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर, राइट। अब यहां से जी की वैल्यू, अब मास ऑफ मून क्या लिख सकते हो आप? देखो आप यहां से, तो यहां से अगर आप मास ऑफ मून लिखोगे, सो दैट इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 80। सो यहां से एम ई डिवाइडेड बाई 80, राइट। एंड यहां से रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा? यहां से जो रेडियस ऑफ मून बनेगा, रेडियस ऑफ मून इज इक्वल्स टू आर ई बाई 2 बन जाएगा। तो यहां पर आप नीचे आर एम की जगह लिख सकते हैं आर ई बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? ओके, देखिए अब यहाँ पे जी बन गया, एम ई बन गया और आर ई स्क्वायर बन गया। देखिए जो जो चीजें बच गई हैं साइड में, उनको आप लिख दीजिए। तो जो जो चीजें बच गई हैं वो चीजें क्या हैं, एक बार देख लीजिए। यहाँ पे नीचे डिवाइड में 80 है और ऊपर कितना चला जाएगा बेटा? यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 चला जाएगा, राइट। ये देखिए जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर कितना होता है बेटा? ये स्मॉल जी होता है, डेट इज इक्वल टू 9.8। एंड ये कितना बन जाएगा बेटा? 1/20। 4 1 जा 4, 4 20 जा 80। ओके, तो ये हो गया 1/20 और जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू 9.8 पुट कर दीजिए। एंड 20 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। ओके, और 2 से काट देंगे यदि ये, तो क्या हो जाएगा? 4.9, और 4.9/10 दैट इज इक्वल टू 0.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों? इसका आंसर होगा डी विल बी द करेक्ट आंसर, 0.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, जो कि रोटेशनल डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। टू व्हील्स हैविंग रेडियाई in the ratio of 1:3 are connected by a common belt. If the smaller wheel is accelerated from the rest at a rate of 1.5 radian per second square for 10 second, the velocity of the bigger wheel आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए यहाँ पे दो व्हील कनेक्टेड हैं, है ना, दो व्हील कनेक्टेड हैं और दोनों की रेडियस दी गई है 1:3, रेडियाई इन द रेशियो 1:3। ठीक है, मतलब R1:R2 आपको दिया गया है 1:3, आर कनेक्टेड बाई अ कॉमन बेल्ट। चलिए बना लेते हैं इसका डायग्राम हम लोग। ये देखिए कुछ इस तरीके का सिस्टम बनेगा आपके पास में। तो ये आपके पास में पहला बेल्ट है और ये दूसरा बेल्ट है आपके पास में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डायग्राम में दिख रहा है 1:3 रेडियस है। तो R2:R1 इक्वल्स टू 1:3, क्योंकि एक जिसकी रेडियस बड़ी है ना, उसको हमने R1 मान लिया है ना। इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, इन्होंने बस ये कहा है कि रेशियो जो है, टू व्हील्स हैविंग द रेशियो इज 1:3, तो हमने ये मान लिया। द स्मॉलर व्हील इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट
एट अ रेट ऑफ 1.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, रेडियन स्क्वायर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। तो अब बात करते हैं ये जो दूसरा वाला व्हील है, जो छोटा वाला व्हील है ना, तो इसकी रेडियस हमने R1 3 मानी है 3 पार्ट में, और इसकी R2 1 पार्ट में। तो जो दूसरा वाला व्हील है, इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, दिस इज अल्फा 2, एक्सेलरेशन इसका दिया गया है ना, अल्फा 2, एंड दिस इज गिवन हाउ मच, 1.5 ऐसा कुछ दिया गया है। हाँ, 1.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सो दिस इज 1.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छी बात है, ओके। 1.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये इसको कितने देर तक के लिए एक्सलेट किया गया है, 10 सेकेंड के लिए, ठीक ना, 10 सेकेंड तक ये मूवमेंट हुई है इसकी। तो देखिए, अगर 10 सेकेंड तक ये मूवमेंट हुई है, इस तरीके से ये बेल्ट ऐसे घूम रहा है, तो स्टार्ट हुआ, आवाज आएगी घूम, ऐसे, ठीक है ना। तो 10 सेकेंड के लिए इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी होगी। अच्छा, और वेलोसिटी पूरे सिस्टम में कॉमन रहेगी, है ना, क्योंकि ऐसी ऐसी अलग अलग वेलोसिटी तो हो नहीं सकती रिंग की पट्टे की, है ना। तो जो वेलोसिटी यहाँ की होगी वो वेलोसिटी यहाँ की होगी, ओके, यानी v1 इक्वल टू v2। इसकी वेलोसिटी इस पार्ट की मैं मान लेता हूँ v2, और इस पार्ट की वेलोसिटी क्या मान लेता हूँ, v1। तो सबसे पहले मुझे अल्फा 2 का यूज करते हुए ओमेगा 2 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपके पास में v इक्वल्स टू होता है u प्लस ए टी, सिंपल काइनेमेटिक्स में। और यहाँ पर क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तो ओमेगा इक्वल्स टू, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि बेल्ट जो है रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट, ओके। तो 0 से स्टार्ट हुआ है, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 प्लस अल्फा की वैल्यू 1.5, एंड टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड तक। तो बेटा ओमेगा इक्वल्स टू कितना आ गया, 15 रेडियन पर सेकेंड। तो ये क्या चल रहा है बेटा, ये सेकेंड के लिए है, तो दिस इज ओमेगा 2, राइट, दिस इज ओमेगा 2। नाउ आपसे अब ये कहा जा रहा है कि इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। नाउ यू नो बच्चों की v जो होता है रेडियल वेलोसिटी है, और दोनों एक ही बेल्ट से कनेक्टेड हैं, तो v क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब v1 इक्वल टू v2, क्लियर, v1 इक्वल टू v2, क्योंकि बेल्ट सेम है तो v कांस्टेंट रहेगा। एंड v की वैल्यू क्या होती है बेटा, r इंटू ओमेगा, तो v1 कितना हो जाएगा, r1 ओमेगा 1, एंड दिस इज r2 ओमेगा 2, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास r1 ओमेगा 1 और r2 ओमेगा 2, सो आई कैन राइट हियर ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इक्वल्स टू r2 बाई r1, क्लियर। तो यहाँ पर R2 बाई R1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/3, ठीक है ना। और ओमेगा 2 आपको पता है, ओमेगा 2 इज 15, एंड ओमेगा 1 आपको फाइंड करना है, क्लियर। सो 15 चला जाएगा यहाँ पे, सो ओमेगा 1 इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जा 15, सो ओमेगा 1 इक्वल्स टू हाउ मच बेटा, 5 रेडियन पर सेकेंड। तो जो ओमेगा 1 है बेटा, वो क्या है, 5 रेडियन पर सेकेंड, क्लियर। तो इधर जो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी बड़े वाले बेल्ट की, बड़े वाले रिंग की, कितनी होगी, 5 रेडियन पर सेकेंड, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन, नोट कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, टेम्परेचर ऑफ टू स्टार्स आर इन द रेशियो 3:2 if the wavelength of maximum intensity of a first body is 4000 angstrom, what is the wavelength of second body। देखिए, वीन्स के डिस्प्लेसमेंट लॉ पे ये आपने, आपको फॉर्मूला कराया गया था, उस पर एक क्वेश्चन बचेगा बनेगा। तो आपने क्या पढ़ा था, लैम्डा मैक्सिमम वेवलेंथ टू बी एमिटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट। सो लैम्डा फर्स्ट अपॉन लैम्डा सेकेंड कह लो इसको, 1/2 कर लो, लैम्डा फर्स्ट बाई लैम्डा सेकेंड, ओके। ये देखिए फर्स्ट बॉडी की वेवलेंथ दी गई है, इज इक्वल्स टू सेकेंड बॉडी
अपॉन फर्स्ट बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट? सो टेम्परेचर ऑफ टू स्टार्स आर इन द रेशियो 3:2, मतलब T1 अपॉन T2 कितना दिया गया बेटा? 3/2 दिया है, राइट? तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? T2/T1, तो कितना हो जाएगा? 2/3, राइट? एंड फर्स्ट बॉडी की वेवलेंथ आपको दी गई है 4000, तो यहाँ पे 4000 रख दीजिए, ओके? करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ सेकेंड बॉडी, तो सेकेंड बॉडी की वेवलेंथ लैम्डा सेकेंड आपसे मांगी गई है। देखिए क्वेश्चन को अरेंज करना एक अपने आप में कला है, समझ गए आप? देखिए T1/T2 दिया था, बट हमको यहाँ पे T2/T1 चाहिए था, तो 3/2 को पलट करके मैंने 2/3 पुट कर दिया, राइट? नाउ 2 से काटे 2 1 जा 2 एंड दिस इज 2000, 2 से कट गया 4000, राइट? सो 2000 अपॉन लैम्डा सेकेंड इक्वल्स टू 1:3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6000 इक्वल टू लैम्डा सेकेंड। आंसर आ चुका है बेटा, मतलब जो सेकेंड वेवलेंथ होगी स्टार से एमिट होगी, उसकी मैक्सिमम एमिट वेवलेंथ कितनी होगी? 6000 एंगस्ट्रॉम, ओके? सो करेक्ट आंसर शुड बी 6000 एंगस्ट्रॉम। देखते हैं ऑप्शन में है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। सो वी हैव द ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 6000 एंगस्ट्रॉम, डन। हाँ, वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ ही लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना? यस, नोट कर लें बच्चों इसको। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर एक हॉट्स कैटेगरी का क्वेश्चन है, एक बिल्कुल ट्रेंडिंग कह लो और न्यू कह लो, ये न्यू कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो इसमें एशर्सन रीजन एशर दिया गया है कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन में बी पॉजिटिव। देखिए वर्ड में पर एम्फेसाइज करिए, कह रहा हो सकता है पॉजिटिव हो। तो आपने आज तक यही सुना होगा कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमेशा डायरेक्शन अपोजिट लगता है, मूवमेंट के अपोजिट लगता है। बात तो सही है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है, बट याद रखिएगा ये हमेशा रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अब ये चीज थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। ये यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है गूगल के इस एग्जाम्पल में, ये देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, द वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन is positive when the displacement of the body is in the direction of force. For example, if two blocks, देखो कह रहा है कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव होगा, वैसे नॉर्मली सीन में क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन नेगेटिव होता है। क्यों होता है नेगेटिव? ये देखिए, ये आपके पास में एक सरफेस है, आपने यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया और यहाँ से धक्का मारना शुरू कर दिया। बेटा देखो, बॉडी खिसकेगी या खिसकने की कोशिश करेगी आगे की ओर, राइट? और फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा बेटा? पीछे की ओर। तो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ टेंड होगा और फ्रिक्शन पीछे की ओर टेंड होगा, तो इसलिए वर्क डन इक्वल टू निगेटिव आएगा। बट अब एक सीन ये कंसिडर करिए, ये देखिए एक ब्लॉक आपके पास ये रखा हुआ है और इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक ये रखा हुआ है, ठीक है? तो कह रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ टू ब्लॉक्स आर स्टैक्ड वन टॉप ऑफ ईच अदर एंड लोअर ब्लॉक स्टार्ट टू मूव। अब देखिए ये ब्लॉक जैसे स्टार्ट करता है, मूव इधर करता है, बोलिए यस और नो? तो बेटा रिलेटिवली मोशन इस ब्लॉक की कहाँ होगी बेटा? यहाँ होगी। भाई जैसे आप भी मान लो कभी किसी जगह पर बैठे हुए हो, एकदम से ये चीज आगे चली जाए तो आप ऊपर बैठे हो तो कहाँ चले जाओगे बेटा? पीछे। और पीछे अगर जा रहे हो मतलब एक्यूरेट मोशन इसकी पीछे बन रही है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बेटा? आगे लगेगा। तो फ्रिक्शन भी आगे हो गया एंड बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो गई? आगे हो गई। इस सिचुएशन में यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, राइट? तो ये एक रेयर सिचुएशन है या एक है ना अलग टाइप से इसको आप बता सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्लियर हो गया आपका। चलिए सेकेंड क्या कह रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन में एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है भाई, अभी तो हमने यही देखा। तो वर्क डन पॉजिटिव होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो कहाँ एक्ट करेगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी आपने देखा
कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट भी कर रहा था। मतलब दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हैं, राइट। अब ये देखना है कि क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे वर्क डन की वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन होता है या मतलब कि कौन किसको एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो आप देखिए जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। मतलब करेक्टली यहाँ पे रीजन जो है एशर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ए होगा। एशर्सन एंड रीजन आर बोथ करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एशर्सन, राइट। हाँ, एशर्सन रीजन दोनों करेक्ट हैं और रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। आप पढ़ सकते हैं। रीजन देख लीजिए, रीजन कह रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन में एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है एशर्सन को। सो दिस इज डन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एसर्शन, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सिस्टम अनएडेड by an external agency to transfer heat from a body at a lower temperature to another body at a higher temperature। याद होगा आपको ये क्लॉजियस स्टेटमेंट है, राइट। तो क्लॉजियस स्टेटमेंट ने कहा था कि नेचुरली जो है हीट कभी भी ठंडे बॉडी से यानी रिजर्वर से सोर्स की तरफ कभी भी नहीं पहुंच सकती है, ठीक है ना। अब रीजन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लॉजियस स्टेटमेंट नो प्रोसेस इज पॉसिबल व्हेन सोल रिजल्ट is the transfer of heat from a cooled object to a hotter object। yes। तो अब देखिए कि क्या दोनों ट्रू हैं। हाँ बिल्कुल ट्रू हैं क्योंकि दोनों ही क्लॉसेस के स्टेटमेंट है, ठीक है। एक बट अब ये देखिए कि क्या इसका रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। नो प्रोसेस इज पॉसिबल वो सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ कूल्ड ऑब्जेक्ट टू अ हॉटर ऑब्जेक्ट। अब यहां पर किसकी बात की गई है, लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर, और यहाँ पे कूल्ड ऑब्जेक्ट टू अ हॉट ऑब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेन कर रहा है रीजन किसको, एशर्सन को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, राइट। चलिए, तो इसका भी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एशर्सन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एशर्सन। याद होगा आपको ये थर्ड सॉरी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने दो स्टेटमेंट कैल्विन प्लांक और क्लॉसियस के स्टेटमेंट पढ़े थे, राइट। Second law of thermodynamics can be explained with the help of example of refrigerator। As we know, in refrigerator the working substance extracts heat from the colder body and rejects a large amount of heat to a hotter body with the help of external energy, that is the electrical supply of a refrigerator। Clear है। So no refrigerator ever work without external supply of electric energy into it। कोई भी रेफ्रिजरेटर जो है बिना इलेक्ट्रिकल सप्लाई के काम नहीं कर सकता। मतलब नेचुरल प्रोसेस में हीट सोर्स से सिंक की तरफ तो आ सकती है, ठीक है ना। नेचुरली हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर मतलब सोर्स से सिंक की तरफ तो आएगी, बट लो से हाई कभी भी जा नहीं सकती, ठीक है ना। यही बताया था क्लॉसियस ने। सो करेक्ट आंसर इसका 14 का ए, नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एशर्सन यहाँ पे कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। बिल्कुल गलत, डिपेंड तो करती है। आपने देखा होगा जो फॉर्मूला होता है बेटा, यही फॉर्मूला होता है जी का GM अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर स्मॉल जी की बात की जा रही है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर के कैपिटल जी समझ गए होंगे कि वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो कैपिटल जी तो कांस्टेंट रहता है, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। ओके, सो मास और प्लैनेट की रेडियस पे जी की वैल्यू डिपेंड करती है। ये हो गया। तो इसमें कहा गया था पहले स्टेटमेंट में कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। नो नो, बिल्कुल डिपेंड करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ए इज फॉल्स, ठीक है ना। एंड तो ए इज फॉल्स हो गया है। अब देखते हैं
तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। बट एक मिनट, ये यहाँ पे हम मास ऑफ द बॉडी इसको नहीं बोल सकते हैं, इसको हम मास ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है ना। मास ऑफ द बॉडी मतलब जो प्लैनेट के ऊपर जो बॉडी होती है उसकी बात हो रही है। तो हमने समझने में यहाँ गलती कर दी है। मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड वाकई में नहीं करती है, बट मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करती है। तो कह रहा है कि डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। यस, तो इट इज करेक्ट, ये मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर है? क्योंकि आपको याद होगा कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को इसके वेट से इक्वल कराया था। तो वेट इक्वल्स टू कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो वेट ऑफ द बॉडी दैट इज इक्वल्स टू एम इंटू जी, दैट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो एम से एम कैंसिल, है ना। तो बॉडी का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एक्चुअली बेटा, हम तो यहाँ पे एम का मतलब प्लैनेट, प्लैनेट हमको समझना चाहिए। तो क्या बॉडी पे डिपेंड करती है? नो, एम से एम कैंसिल हो गया। तो पहली चीज तो सही हो गई कि बॉडी पे डिपेंड नहीं करती, दिस इज डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी ऑन विच इट इज एक्टिंग। सेकंड, ये कहा जा रहा है कि क्या ये कांस्टेंट है? नो, ये प्लेसेस टू प्लेसेस वेरी करता है। इवन अर्थ में भी आपने देखा है कि अर्थ का शेप इस तरीके से है। तो पोल की रेडियस कम है तो पोल पे ग्रेविटेशन ज्यादा होता है, एंड इक्वेटर पे कम होता है। ओके, तो assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स, सो आंसर शुड बी सी। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। ओके, हाँ, तो याद रखिएगा कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, ये मास पे और रेडियस पे डिपेंड करती है। बट किसके मास पे? प्लैनेट के मास पे, बॉडी के मास पे नहीं, ऑब्जेक्ट के मास पे नहीं। डन। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये कहना चाहिए बहुत ही मजेदार तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, तो क्या सी बी के इक्वल होगा? ऐसी कोई जरूरत नहीं है, पहला आंसर। देन सी नीड नॉट बी इक्वल टू बी। तो बताइए ये ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ? तो बिल्कुल सही बच्चों, ये ट्रू है। रीजन क्यों ट्रू है? क्योंकि देखो बेटा, किसी चीज का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना, केवल, चलो ये तो आपने फिक्स कर लिया। अब दो चीजों की क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू सेम आ रही है सपोज, तो बेटा ये केवल इन्हीं दोनों के पेयर पे डिपेंड नहीं करेगा कि बी और सी पे डिपेंड करेगा, वो ये डिपेंड करेगा कि इनके बीच के एंगल भी कितने हैं, है ना। तो जैसे ए क्रॉस बी को आप ओपन करोगे तो आएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे सपोज कोई एंगल थीटा बने, इस वाले में एंगल मॉड ए मॉड सी साइन थीटा टू। मान लीजिए इन दोनों एंगल की कुछ ऐसी कृपा हो जाती है कि इन दोनों भिड़ करके ये इनसे ये वैल्यू इक्वल ला देते हैं। क्लियर है? तो अब वैल्यू इक्वल आ गई है, वो साइन थीटा की वजह से आई है। उसमें बी और सी का जरूरी होना कोई इक्वल, सॉरी उनका इक्वल होना कोई जरूरी नहीं था। राइट? सो पहला आंसर एशरसन तो ट्रू हो गया। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन देम। बिल्कुल सही बात है जो हमने बात करी, तो ये भी ट्रू है, और ये इसका करेक्ट रीजन है, रीजन है। ओके राइट, सो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए। ओके, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो देखिए आंसर ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर इक्वल है तो जरूरी नहीं कि वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, बिकॉज उनके एंगल भी बहुत हद तक वैल्यू सेम ला सकते हैं। डन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बैंक्ड एट एन एंगल 15 डिग्री। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में एक सर्कुलर रेस ट्रैक है जो कि 300 मीटर रेडियस का है, और एक एंगल पर बैंक है जिस एंगल की वैल्यू है 300 डिग्री। ठीक है, तो एक मैं आपको डायग्राम बना के दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये रेस ट्रैक है, ठीक है, और इस पे बहुत तेजी से गाड़ियां चल रही हैं। ठीक ना बेटा, ये जो हिस्सा है बैंक है, मतलब ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर है। राइट?
मतलब ये वाला हिस्सा जो ऊपर की ओर है, कितने एंगल पे बैंक है बेटा? ये वाले हिस्से का एंगल है थीटा इक्वल्स टू, आई थिंक कितना 15 डिग्री कितना दिया हुआ है, हाँ 15 डिग्री पे बैंक है, राइट। तो ये जो हिस्सा है ये 15 डिग्री पे यहाँ पे बैंक करा गया है, मतलब 15 डिग्री ऊपर है। ओके, अच्छी बात है ये तो। आगे पढ़ते हैं। अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ 300 मीटर, इसकी जो रेडियस है बेटा वो 300 मीटर है, मतलब बाहर तक जो रेडियस गई है वो 300 मीटर है, ठीक है। तो सेंटर से लेकर करके जो यहाँ तक की डिस्टेंस है, दिस आर इक्वल्स टू हाउ मच बेटा? 300 मीटर। ओके, अब इसमें कहा जा रहा है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड रेस कार एंड द रोड इज 0.2 डिग्री। ये कह रहा है कि फ्रिक्शन जो दिया गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू वो 0.2 दी गई है। ओके, म्यू इज इक्वल टू गिवन हियर 0.2, ठीक है। देन क्या सीन फाइंड करना है इसमें? ऑप्टिमम स्पीड फॉर द रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑफ इट्स टायर। तो भैया वियर एंड टियर ऑफ इट्स टायर मतलब कि फ्रिक्शन इन्वॉल्व ना हो, राइट। वियर एंड टियर ऑफ इट्स टायर का मतलब है कि फ्रिक्शन इन्वॉल्व ना हो। तो फ्रिक्शन इन्वॉल्व अगर नहीं होता है तो गाड़ी को घूमने के लिए पूरा पूरा, जैसे इस तरीके से यहाँ से गाड़ी आ रही है, ये रेसिंग कार आ रही है यहाँ से, मैंने जीप बना दी, कोई बात नहीं, ट्रैक्टर चलवा दूंगा मैं तो। चलिए ये देखिए, तो ये बेटा जो रेसिंग ट्रैक्टर आ रहा है यहाँ से, अगर ये वियर एंड टियर नहीं होगा इसमें, तो बेटा सीधी सीधी बात है कि इसको घूमने के लिए जो रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा बेटा? रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट आर साइन थीटा, ठीक है ना। तो रिएक्शन का ये कंपोनेंट सेंटर की तरफ लग जाएगा और आर साइन थीटा आपको प्रोवाइड करेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। तो आप उस समय वहां पे लिखते हैं कि m इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रिपिटल जो फोर्स होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। सो आर साइन थीटा, अब आर यहाँ पे क्या रहता है बेटा? आर की वैल्यू एम जी बन जाती है, तो आर की वैल्यू आप एम जी पुट कर देते हैं, मैं यहाँ पे डिराइव ही कर देता हूँ फॉर्मूला। सो आर इक्वल्स टू एम जी एंड दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा। क्लियर? एम से एम कैंसिल हो जाता है, सो वी स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल देन आर जी साइन थीटा। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता है, टेन थीटा बनता है आई थिंक सो। किससे डिवाइड करना पड़ता है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स से। तो ये सब कुछ डिवाइड करने के बाद v की वैल्यू बनती है आर जी टेन थीटा। यस, तो छोड़िए, अब इसके डेरिवेशन को छोड़ दीजिए आप, वो करेक्टली यहाँ पे अभी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर जी टेन थीटा, बेटा ये वैल्यू आती है, ठीक है। सो v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट आर इज द रेडियस g टेन थीटा। तो ये होती है बेटा आपकी कौन सी वेलोसिटी जो पहले पार्ट में पूछी गई है? ऑप्टिमम स्पीड टू अवॉइड टू ऑफ द रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑफ द टायर। क्लियर बच्चों? तो ये स्पीड हुआ करती है वी नॉट, जो पहली स्पीड आ रही है। तो अब यहाँ पे सारे डेटा रख दीजिए, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे है वी नॉट इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा की पावर 1/2, यही वही तो मैंने लिखा है, देखिए ध्यान से। तो वी नॉट इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा की होल पावर 1/2। ओके, तो जो जो वैल्यूज अब आपके पास में, आप उनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 300 है, थीटा 15 डिग्री है, एन जी 9.8 है, एंड सॉल्व करने पर वी नॉट की वैल्यू 28.1। अब एक प्रॉब्लम की बात है यहाँ पे, थीटा तो 15 दिया गया है, अब आपको 10 15 की वैल्यू पता नहीं है, तो आपको आंसर यहाँ पे इतना ही छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 300 है, जी की वैल्यू 9.8, टेन थीटा की वैल्यू 10 15 डिग्री की पावर 1/2, बिकॉज 10 15 की वैल्यू आपको याद नहीं है, ठीक है।
तो जब तक आपको क्वेश्चन पेपर आपको वैल्यू नहीं दिया जाएगा आपके पास में 10-15 की, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। अब सेकंड है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। तो अब यहाँ पे फ्रिक्शन को आपको अकाउंटेबल करना है, और फ्रिक्शन को अकाउंट करने के बाद जो आपके पास मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड आती है वो क्या आती है, देखिए। तो v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी, कितनी आती है, म्यू स्टैटिक प्लस टेन थीटा अपॉन 1 - म्यू एस टेन थीटा। देखिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, कुछ नहीं कर सकते हो, अगर आपको नहीं बना तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको बनना चाहिए। अब इसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। अब क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू अगेन हमको पता नहीं पड़ेगी, थीटा 15 डिग्री है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस वैल्यू पुट अप करके यहाँ पे छोड़ देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो एक आपने देखा जिस समय आपने फ्रिक्शन को अकाउंट में नहीं लिया है, और दूसरा जिस समय आपने फ्रिक्शन को अकाउंट में लिया है। जिस समय फ्रिक्शन को अकाउंट में नहीं लेते हैं तो ऑप्टिमम स्पीड होती है अंडर रूट आर जी टेन थीटा, और जिस समय फ्रिक्शन को अकाउंट में लेते हैं तो अंडर रूट आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 - म्यू एस टेन थीटा। क्लियर। तो ये बच्चों हो गया अपना क्वेश्चन नंबर बी वाला पार्ट, 20 का बी। डन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, शो दैट फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम F12 इज इक्वल्स टू F21। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, F12 इक्वल्स टू F21। वैसे ये करेक्ट होगा, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, है ना। ये गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे। सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन कर लेना चाहिए, प्रूव दैट F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। तो टू पार्टिकल सिस्टम यानी कि एक ग्रेविटेशन का कंसेप्ट हमको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। चलिए आइए हम प्रूव करते हैं ग्रेविटेशन के इस कंसेप्ट को। तो आप मान लीजिए आपके पास में दो कोई बॉडी रखी हुई है, दिस बॉडी हैविंग द मास m1 एंड सेकेंड बॉडी हैविंग द मास m2। क्लियर है बच्चों। आपको पता है कि ग्रेविटेशन में हर पार्टिकल दूसरे पर फोर्स लगाता है, तो वन वाला टू पे फोर्स लगाएगा, सो दिस इज द फोर्स ऑन पार्टिकल टू बिकॉज ऑफ वन, राइट। तो F21 की डायरेक्शन देख लिए, टू से लेके वन की ओर लगेगा, एंड वन पर लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा बेटा, F12। क्लियर। देखिए यहां से वेक्टर जो जनरेट होंगे, जो वेक्टर यहां से यहां की ओर जाएगा, वन से लेके टू की ओर, उस वेक्टर को हम बोलेंगे R12 वेक्टर, राइट। जो वेक्टर पीछे की तरफ जाएगा टू से लेके वन की ओर, उसे हम बोलेंगे R21 वेक्टर। कहेंगे कि नहीं कहेंगे। सो दिस विल कॉल्ड R21 वेक्टर, ठीक है ना। तो एक मेरे पास में R12 वेक्टर है, और एक मेरे पास में R21 वेक्टर है, दोनों अपोजिट साइड में है, राइट। बट यदि मैग्नीट्यूड की बात की जाए, तो जितना R12 का मॉड है उतना ही R21 का मॉड है। क्लियर है। चलिए, एंड डायरेक्शन की यदि बात की जाए तो R21 जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R12। बोलिए है कि नहीं है। तो R21 जो है वो नेगेटिव ऑफ R12 है। अब चलिए मैं लिखता हूं फोर्स के फॉर्मूलेज, है ना। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन मास वन, ठीक है ना। देखिए मास वन पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, F12, फोर्स एक्टिंग ऑन मास वन। तो बेटा पहले स्केलर लॉ लिख लो, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता। एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी, इसको R लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। सो फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू। देखो अब मैं वेक्टर फॉर्म ला रहा हूं बेटा, अभी तक स्केलर था। सो G m1 अपॉन m2। देखो बेटा यहां पर जो R है, फोर्स किस पे लग रहा है बेटा, वन पर। किसकी वजह से, टू की वजह से। तो बेटा जो वेक्टर जनरेट होगा वो कौन सा होगा, R12, क्योंकि वन से लेके टू की ओर लगेगा वन पर फोर्स। बोलो यस और नो। सो R12 के मॉड का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है।
अब बहुत अच्छी बात आने वाली है। यहाँ पर आप वेक्टर लगा रहे हो बेटा, तो इनटू आपको डायरेक्शन देना है। बेटा देखो, जो फोर्स 1 लग रहा है उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है बेटा? 1 से लेके 2 की ओर। क्लियर? तो डायरेक्शन देने के लिए क्या लगेगा बेटा? 1 2 का यूनिट वेक्टर लगेगा, दैट इज इक्वल टू r12 कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये बन गया बेटा, दिस इज फोर्स 1 2, राइट? नाउ अब हम लिखते हैं बेटा फोर्स 2 ऑन 1, फोर्स ऑन मास 2 बिकॉज ऑफ 1। ठीक है बेटा? तो फोर्स ऑन मास 2 बिकॉज ऑफ 1, तो बेटा मास 2 पर लगने वाला फोर्स 1 की वजह से कहाँ की तरफ जा रहा है बेटा? पीछे की तरफ। देख लीजिए, जा रहा ना? सो दिस विल बी इक्वल टू जी m1 m2। अब यहाँ पे डिस्टेंस में क्या हो जाएगा बेटा? वही r21, राइट? r21 का स्क्वायर इनटू डॉट। अब आपको डायरेक्शन देनी है, तो देखिए जो डायरेक्शन लग रही है वो 2 से 1 में कहाँ की ओर लग रही है बेटा? पीछे की ओर लग रही है। तो बेटा डायरेक्शन देने के लिए कौन सा वेक्टर इन्वॉल्व होता है? यूनिट वेक्टर। तो इस कंप्लीट वेक्टर का एक कदम कितना होगा? r21 कैप। तो आई कैन प्लेस हियर r21 कैप, राइट? अब देखिए, सिंस r21 जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ r12, है कि नहीं है? क्योंकि r21 वेक्टर 2 से 1 की तरफ जाने वाला वेक्टर, 1 से लेके 2 की तरफ जाने वाले वेक्टर का क्या है? नेगेटिव है, राइट? सो r21 जो कैप होगा वो भी तो नेगेटिव होगा, यूनिट वेक्टर भी तो नेगेटिव होंगे, राइट? सो f21 वेक्टर इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन, बेटा ये क्या लिखा है? r21 का मॉड है, ठीक है ना? अब r21 का मॉड क्या r12 के मॉड के इक्वल है कि नहीं है? मॉड यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सबकी इक्वल है। सो स्क्वायर, एंड r21 कैप की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? नेगेटिव ऑफ r12 कैप, राइट? अब यदि मैं माइनस साइन को बाहर ले लूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं माइनस साइन को बाहर ले लूं, सो f21 इज इक्वल्स टू नेगेटिव, अंदर क्या क्या बच गया बेटा? जी m1 m2 अपॉन r12 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे बच गया r12 कैप। बोलिए बचा कि नहीं बचा बच्चों? अब ये देखिए, क्या ये पूरा का पूरा f12 है कि नहीं है? सो f21 वेक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ f12 वेक्टर। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो 21 वेक्टर है वो 12 वेक्टर का क्या आ रहा है? नेगेटिव हो रहा है, ठीक है? सो मतलब ग्रेविटेशन लॉ जो होता है वो थर्ड लॉ को प्रूव करता है। क्लियर? हाँ, न्यूटन के थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करता है, राइट बच्चों? हाँ, तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लें। ये है आपका प्रूफ कि एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन इन द केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। डन। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सोलर सिस्टम। कैलकुलेट द एस्केप स्पीड, सॉरी यहाँ पे आपको एस्केप स्पीड निकालनी है ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सोलर सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है? मास ऑफ द सन, मतलब यहाँ मेन आपका जो बॉडी ली गई है ना, जैसे हम प्लैनेट लेते थे अर्थ के लिए, तो यहाँ पे जो मेन बॉडी ली गई है जिसके रिस्पेक्ट में आपको एस्केप स्पीड निकालनी है, दैट इज सन। उसका मास कितना दिया गया है? 2 × 10⁻30 किलोग्राम। एंड सेपरेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है, मतलब यहाँ पर अर्थ का सेपरेशन जो दिया गया है सन से, वो 1.5 × 10⁻11 मीटर दिया गया है, ठीक है? तो अब आपको यहाँ पर इन डेटा के लिए आपको निकालनी है क्या? एस्केप स्पीड, ठीक है ना? एस्केप स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सोलर सिस्टम। तो कुल मिला के कहने का बात यह है कि यहाँ पर सन को एज अ मेन बॉडी माना गया है, ठीक है ना?
सन को एज अ मेन बॉडी माना गया है और इसको कह रहा है कि सोलर सिस्टम से ही किसी बॉडी को बाहर निकाल दो। तो सोलर सिस्टम से बाहर निकालने के लिए मतलब इसको सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर करना है। ठीक है, सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर करना है एंड सेपरेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। तो ये 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल फार्मूला जो लगता है एस्केप स्पीड का, वही फार्मूला लगा देंगे। देखिए, तो एस्केप स्पीड का फार्मूला क्या होता है बताइए बच्चों? बिल्कुल सही, v इक्वल्स टू √2gm/r। ठीक है, सो v एस्केप इक्वल्स टू √2gm/r। तो 2g की जगह 6.67 इंटू 10⁻11। अब यहाँ पे जो आपके पास बॉडी है वो सन है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻30। क्लियर? सो 2 इंटू 10⁻30 और r की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻11 यहाँ पे दी हुई है, रेडियस जो दी गई है 1.5 इंटू 10⁻11, ये पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास में आ जाएगा 4217 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। मीटर को अगर आप किलोमीटर में बदल दें 10⁻3 का डिवाइड करके, 1000 का डिवाइड करके, तो 42.17 किलोमीटर पर सेकेंड। राइट? तो ये सोलर सिस्टम की एस्केप स्पीड है। आपको मैं बता दूं कि अर्थ से जो एस्केप स्पीड आती है अर्थ के लिए, वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब धरती के ग्रेविटेशन से किसी को बाहर फेंकना है तो आपको ये स्पीड देनी पड़ेगी। बट यदि सन की सोलर रेंज से अगर आपको किसी को बाहर भेजना है कि वो सोलर सिस्टम से ही बाहर हो जाए, राइट, तो उसके लिए जो एस्केप वेलोसिटी है दैट इज 42.17 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी जोर से फेंका जाए कि 42.17 किलोमीटर स्पीड प्राप्त कर ले, तो वो सोलर सिस्टम से ही वो पार्टिकल बाहर हो जाएगा। डन।